सो लेट्स डील 2019 फेज 2 सिविल जजमेंट राइटिंग और उसके इश्यूज। और चूंकि इस पे बहुत सारे ओपिनियन है ना, और इसीलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना। प्लेंटिफ पी फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड ऑल्सो फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सबकी स्टोरी पढ़ी हुई होगी, तो मैं सीधा इसमें कुछ पॉइंट्स पे आता हूँ, कहानी आपको बता देता हूँ। इसमें प्लेंटिफ है जो सूट लगाता है ये बोलते हुए कि मेरे पिता की संपत्ति है जो मुझे मिलना चाहिए और मैं उसका ऑनर हूँ इस वजह से, लेकिन मेरा जो कजिन ब्रदर है उसका कहना है कि पिताजी ने विल उनको करी है जो कि इस डिफेंडेंट ने हमारी कहानी में, और इसी तरीके से उसके पास कब्जा भी है। तो ये सूट उसने लगाया है पोजीशन के लिए भी और डिक्लेरेशन ऑफ ऑनरशिप के लिए भी, कि मुझे ऑनर डिक्लेयर करिए आप, फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंडली मुझे आप क्या दीजिए, उसका पोजीशन भी दिलवाइए, रिकवरी ऑफ पोजीशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ ऑनरशिप। देयर आर टू थिंग्स, और ये दो मुद्दे हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, वेदर इट कुछ फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या सेल्फ अर्न्ड है, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या विल करने में ऐसी कोई समस्या है क्या, कोई लिमिटेशन है कि आप एंसेस्ट्रल की विल नहीं कर सकते, सेल्फ अर्न की कर सकते हो, ऐसा कोई लॉ है क्या? देयर इज नथिंग लाइक दैट एक्सेप्ट वन थिंग। आप विल कर सकते, विल करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विल आपको जो पार्ट में मिलने वाला है, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मान लो दो भाई है ए और बी, सॉरी A1 और B, तो क्या बोला गया यहां पर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ए विल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की प्रॉपर्टी क्या है, इसके फादर को जहां से मिली है, विल की जा सकती है। शर्त क्या है, आपके हिस्से क्या विल कर सकते हो, पूरे हिस्से क्या विल नहीं कर सकते हो। दिस इज द सिंपल पोजीशन। हाँ, जितना हिस्सा आपका उतना कर सकते हो, आप एडिशनल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज जजमेंट में प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या नहीं है इसके ऊपर विवाद नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि उन्होंने परचेज करी है, तो वो सेल्फ अर्न प्रूव हो जाती है। तो अगर हम इसका इशू फ्रेम भी करते हैं कि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल थी या नहीं थी, तो अल्टीमेटली क्या होता है इसका रिजल्ट, रिजल्ट ये आएगा कि एंसेस्ट्रल नहीं थी, वो सेल्फ अर्न सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। तो 100% विल करने का अधिकार इनके पिताजी रखते थे। अब इसका जो एलिगेशन है, प्लेंटिफ का एलिगेशन ये है कि पिता की डेथ के बाद वो चूंकि ओनली लीगल हेयर है, तो इस अधिकार से उसके पास क्या मिलता है, उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का। लेकिन उसका भाई है डीसी है ना, जिसने क्या करा है, कोल्यूजन में रेवेन्यू ऑफिसर्स को लेके म्यूटेशन करा लिया है विल के आधार पे और डिस्पोजेस कर दिया है प्लेंटिफ को फोर्सफुली। हो सकता है इस देश में बहुत होता है, कोई नया सवाल नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। प्लेंटिफ फिर केस लगाता है। अब इसमें एक और इशू है लिमिटेशन का, तो बता दूं, चूंकि 3 साल बाद जा रहा है, तो डिक्लेरेशन का चूंकि लिमिटेशन 3 साल है, लेकिन चूंकि पोजीशन का 12 साल है, तो इसलिए सूट इज विद इन द लिमिटेशन। क्या होता है, जब दो चीज हो, अब जैसे मान लो डिक्लेरेशन नहीं भी करोगे आप पोजीशन के लिए, तो वो इंटाइटल है। जब आप उस व्यक्ति को पोजीशन दोगे तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी लॉ के तहत, किसी न किसी राइट के तहत देना पड़ेगा। तो सेक्शन 5 SRA के तहत अगर आप उसको पोजीशन दे रहे हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि टाइटल के बेसिस पर दे रहे हो, तो टाइटल क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्रूव हो जाएगा टाइटल यहां पर। और टाइटल कोर्ट की मजबूरी है कि उसको पहले टाइटल डिक्लेयर करेंगे और फिर ही पोजीशन देंगे, सीधा पोजीशन भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि टाइटल के आधार पे मांगा है। तो अगर डिक्लेरेशन का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो भी जाए, लिमिटेशन हो भी जाए, बाद हो भी जाए, उसके बावजूद भी चूंकि पोजीशन का 12 साल है, तो सूट इज मेंटेनेबल, इवन डिक्लेरेशन इज मेंटेनेबल, डिक्लेयर भी करेगी कोर्ट बकायदा और पोजीशन भी दिलवाएगी, क्योंकि पोजीशन को दिलवाने के लिए कोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि वो डिक्लेयर करेगी। इसलिए जो 3 साल का लिमिटेशन है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो जो सूट होता है वो लिमिटेशन बार भी नहीं है। WS में बोलता है कि उन्होंने मुझे दी थी क्योंकि मैंने सेवा करी थी, उनकी हेल्प करी थी आखिरी दिनों में, और रजिस्टर्ड बकायदा बिल रजिस्टर्ड थी, है ना। प्लेंटिफ कभी अपने पिता के साथ रहा नहीं है, उनकी कभी केयर नहीं करी है ना। तो ये सारी बातें, कुछ एविडेंसेस दिए गए। सीधे चर्चा पे आता हूँ। तो मुझे बताइए कि इस केस में व्हाट अबाउट विल, है ना। लिमिटेशन का मैंने आपको बता दिया है कि टाइम बार्ड नहीं है। प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल की जो बात है, प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नहीं है, सेल्फ एक्वायर है, जो एक बहुत बड़ा इशू है, डिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल है, डिफरेंट ओपिनियन है अलग अलग लोगों के, किताबों के।
आइए उस पर चर्चा करते हैं कि क्या विल इस मामले में किसके ऊपर बर्डन था, विल को साबित करने का, विल को फॉर्ज साबित करने का, फैब्रिकेटेड साबित करने का बर्डन किसके ऊपर था, डिस्चार्ज किसने किया है, क्या डिस्चार्ज किया है, क्या विल प्रूव हुई है या नहीं हुई है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का क्या प्रिजम्पशन ले सकते हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारे यहाँ पर सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप अपना ओपिनियन पहले दे दें ताकि एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद हम नतीजे पे पहुँचते हैं कि एग्जैक्टली इस कहानी में है क्या, हुआ क्या था और करना क्या है। यस, प्रिजम्पशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजो विल। यस, वी हैव टू एंटरटेन दिस। देखो क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम में भी करा है और 8-8, 10-10 नंबर मिले भी है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने डिफेंडेंट के फेवर में केस को कर दिया है, मतलब है ना, प्लेंटिफ का केस डिसमिस कर दिया है और डिफेंडेंट को केस जिता दिया है। अब उनका जो आधार था वो बड़ा डिस्प्यूटेड है, सिर्फ एक ही आधार के ऊपर इस पूरे केस की लड़ाई लड़ी गई है कि सर इट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्लेंटिफ की वह साबित करेगा कि विल वाज फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ने क्या करा है, प्लेंटिफ ने इस बात का एलिगेशन लगाया है, किस बात का, कि विल क्या है, फोर्ज्ड है। और इसलिए पब्लिक ओपिनियन है, बहुत सारों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्लेंटिफ कि वो क्या प्रूव करे, वो ये प्रूव करे कि विल फोर्ज थी, फैब्रिकेटेड थी। और इस आधार पे, सिर्फ इस आधार पे डिफेंडेंट को केस जिता दिया जाता है, प्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि शायद किसी बुक में भी है जजमेंट राइटिंग की, तो वहां से भी बोला गया कि सर उसमें भी ऐसा किया हुआ है, पर आई अगेन आई ऑब्जेक्ट, आई एम ओपन टू डिस्कस, है ना, डिस्कस कर रहे हैं अपन बकायदा। आपके जितने क्वेश्चन होंगे, जितने डाउट्स होंगे, एक एक डाउट का प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप में से कितने लोग मानते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर प्लेंटिफ के ऊपर है या होना चाहिए, एंड व्हाट इज द रीजन? यस, आई विल क्लियर द डाउट, है ना। मुकेश जी, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। मैं पहले कुछ बात आपको यहाँ पर एक बता दूं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और इस कहानी के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इस जजमेंट को इस तरीके से भी सोचा जा सकता था। सर, सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट, प्लेंटिफ है नाइदर पोजीशन नॉर डॉक्यूमेंट्स, है ना। सुनिए, मान लो चूंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? रिक्वायरमेंट ये कि हम एक उसी कहानी को मैं अपने तरीके से बताता हूं, शायद फिर आपको कुछ कन्विंस होगा। मान लो प्लेंटिफ कोर्ट के पास सीधा जाता, बोलता कि सर आई एम द ऑनर बिकॉज आई एम द ओनली हेयर ऑफ माय फादर, और इस आधार पे चूंकि संपत्ति पिताजी की है और पिताजी की संपत्ति है और उनके बाद मैं उनका बेटा हूं, तो बाय सक्सेशन मुझे प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, मुझे उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, डेट्स इट। वो क्या बोलता है फर्दर स्टोरी में? वो फर्दर स्टोरी में बोलता है कि और डिफेंडेंट ने इसका कब्जा ले रखा है, मुझे डिफेंडेंट से कब्जा दिलवाइए। अगर कहानी केवल इतनी होती तो आप क्या करते हैं? फिर वही आपका सर बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके प्लेंटिफ के ऊपर है। प्लेंटिफ ने क्या प्रूव कर दिया? प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया कि ही इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हाउ? क्योंकि उसके पिताजी की थी। ये जो पार्ट है क्या है? अनडिस्प्यूटेड पार्ट है कि संपत्ति किसकी थी? पिताजी की थी। पिताजी चल बसे तो बाय डिफॉल्ट किसको मिलेगी? बेटे को मिलेगी। क्लियर? तो वो अपना पार्ट क्या करेगा? साबित कर देगा। इसके बाद जिस व्यक्ति के पोजीशन में प्रॉपर्टी कोर्ट क्या करेगी? उसको बुलाएगी, मतलब डिफेंडेंट विल बी कॉल्ड। डिफेंडेंट से पूछेंगे कि भैया आप कैसे हो पोजीशन में? डिफेंडेंट बोलता है कि सर वो मेरे पास एक व्हील है जो उसके पिताजी ने लिख के दी थी मुझे, क्योंकि मैंने सेवा करी थी। अब ये जो व्हील है प्रूव करने का भार किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर है। इसका मतलब अगर प्लेंटिफ अपने केस में ये नहीं बोलता कि कोई विल बनी है, विल फॉर्ज है, विल फैब्रिकेटेड है, ये है वो है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे नहीं होता। तो आपके कहने का मतलब है, जो आपका ओपिनियन है वो ये है कि बेहतर होता सर अगर ये नहीं बोलता, तो क्या होता? तो इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता ही नहीं। क्योंकि इसने बोल दिया है कि विल फॉर्ज है, तो अब बर्डन इसके ऊपर है, इसको साबित करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो? नेगेटिव चीज को कैसे बर्डन आप मेरे ऊपर शिफ्ट करोगे? ट्रेन में कोई व्यक्ति जा रहा है, टीटी है, टीटी ने किसी एक आदमी से पूछा कि भैया आपका टिकट है, इनने बोला नहीं है।
क्या टीटी कोर्ट में प्रूव कर सकता है अपने दम पे कि टीटी इसके पास टिकट नहीं है? ये नेगेटिव चीज है। बच्चे के पास टिकट है, ये पॉजिटिव है, ये वो प्रूव कर सकता है कोर्ट में कि ये टिकट ये रहा। पर क्या टीटी कोर्ट में उस बच्चे के खिलाफ केस लगाकर ये साबित कर पाएगा कि उसके पास टिकट नहीं है? इट इज अ पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर नॉलेज, सेक्शन 106 लगता है। और इसी तरह पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर 103 इंडियन एविडेंस एक्ट लगता है। तो अगर कोई चीज किसी व्यक्ति के स्पेशल नॉलेज में है तो उसको साबित करने का भार उसी के ऊपर होगा। अब समझिए, तो अब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा 2019 फेज 2 का, वेरी गुड। ये कहानी भी सुन ली। इस कहानी में और उस कहानी में केवल इतना सा फर्क है कि इसमें प्लेंटिफ से मैंने ये नहीं बुलवाया है कि वो क्या है, किसी विल के आधार पे ये व्यक्ति पटिशन में। तो प्लेंटिफ के लिए क्या जरूरी था बोलना? प्लेंटिफ ऐसा भी तो कर सकता था कि वो कोर्ट में जाता, बकायदा बोलता कि सर आई एम द ऑनर और उसने मुझे बेदखल कर दिया है और मुझे नहीं पता क्यों करा है। आप उससे पूछिए कि क्या अधिकार है और आप तय करिए, और जिसकी ऑनरशिप है, जिसका अधिकार है, उसको आप दीजिए पटिशन। ये भी तो कर सकता था अगर इतनी दिक्कत होती कि विल साबित करना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव चीज को कैसे साबित करेगा? जो दस्तावेज इसके हिसाब से है ही नहीं इसके पास, सामने वाले के पास है, सिग्नेचर कैसे लिए, क्या लिए, कैसे प्रूव करेगा ये? इट इज द ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट ना, वो साबित करेगा ना। नहीं सर, पर प्लेंटिफ इसमें एलिज कर रहा है, एलिज कर रहा है। आप समझो कहानी को, है ना, इसी सीक्वेंस को अपने को समझना है। प्लेंटिफ ने एलिज करा है कि आई एम द ऑनर, तो प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि भाई पहले तो अपना पक्ष साबित कर, पहले तो साबित कर कि तू ऑनर है। जैसे ही तू ऑनर साबित होगा तो पहला प्रिजम्पशन ये रहेगा, पहला रूल ये जाएगा तेरे फेवर में कि तू क्या है भैया, तू इसका ऑनर है। इसके बाद हम दूसरे पक्ष से पूछेंगे कि भैया आप बताइए कि आप यहां पर कैसे, तो वो क्या करेगा, अपनी विल साबित करेगा। उसके बाद प्लेंटिफ पे आएगा, जब विल साबित हो जाए तो उसको साबित करना कि वो क्या है, वो फोर्ज्ड है, वो फैब्रिकेटेड है। उसके बाद आएगा ना, विल साबित हुई नहीं, फोर्ज साबित कैसे करेंगे, फैब्रिकेशन कैसे साबित करेंगे? विल तो साबित, तो कुछ तो प्रूव हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लेंटिफ को इतना ही प्रूव करना है कि आई एम द ऑनर। इसके बाद शिफ्ट सीधा डिफेंडेंट पे होगा कि भैया आप बताइए कि आपके पास, क्योंकि आप समझो पहला प्रिजम्पशन किसके फेवर में जाएगा, उसके बेटे के फेवर में जाएगा ना, कि इसने प्रूव कर दिया इसके पिताजी की थी। सामने वाला पक्ष साबित करे कि विल उसके नाम पे, और विल को प्रूव करने के लिए सिंपल सा रूल है, सेक्शन 68 का इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोविजो साफ साफ कहता है कि देयर मस्ट बी वन अटेस्टिंग विटनेस। और इस कहानी में अटेस्टिंग विटनेस नहीं आया है। अच्छा, अटेस्टिंग विटनेस का आना इतना जरूरी नहीं है, अगर वो मर जाए तो नहीं आ सकता, नहीं आएगा। अगर वो नहीं मिल रहा तो नहीं आ सकता है, अगर वो अनसाउंड माइंड हो गया तो नहीं आ सकता है। पर क्या ऐसा एलिज किया गया, क्या ऐसा बताया गया कि दोनों अटेस्टिंग विटनेस न आने की स्थिति में है? नहीं। इस कहानी में विल साबित हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक अटेस्टिंग विटनेस तो लाना ही लाना था, वेदर द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड और नॉट। अब इस क्वेश्चन पेपर में आपको दो जगह घुमाया गया है। एक आपको घुमाया गया है रजिस्टर्ड वर्ड के ऊपर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है विल के सामने। विल कैन बी रजिस्टर्ड, विल कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, दोनों में उसकी एविडेंटरी वैल्यू, ठीक है, एविडेंटरी वैल्यू रजिस्ट्रेशन में ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू ज्यादा हो सकती है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि जो विल रजिस्टर्ड है उसको आपको 100% मानना ही है। एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस, 68 के प्रोविजो में साफ साफ विल को हटाकर बाकी सबको कर दिया अलाउ, कि बाकी सब में जरूरत नहीं है, पर विल में उसके बाद भी जरूरत है अटेस्टिंग विटनेस को लाने की। तो डिफेंडेंट को अटेस्टिंग विटनेस लाना था, डिफेंडेंट ने उसके लिए नहीं लाया। तो डिफेंडेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो साबित नहीं कर पाया। जहां तक बात प्रोबेट की है, मध्य प्रदेश में आई डोंट थिंक सो उसका प्रैक्टिकल यूज है, मध्य प्रदेश में प्रोबेट नहीं चलता है, मुझे एक साहब ने बताया था। और प्रोबेट में भी आपको प्रूव करना है तो यू हैव टू कम विद अटेस्टिंग विटनेस। मान लो अटेस्टिंग विटनेस मर गए या पलट गए, तो सेक्शन 70 ऑफ द सेम एक्ट इंडियन एविडेंस एंड 71 विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेंगे। क्या दिक्कत है? पहले ये तो साबित हो कि वो मर गए हैं, वो नहीं मिल रहे। आपका इनिशियल आपको प्रूव करने के लिए, डिफेंडेंट को साबित करने के लिए एक अटेस्टिंग विटनेस तो लाना ही लाना था। सर वो डिफेंडेंट ने तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। उसको ये कार्य करना था, उसको विल को साबित करना था, एक अटेस्टिंग विटनेस को लाना था, नहीं लाया तो विल प्रूव होती ही नहीं है। अब एक और डिस्प्यूट डाउट क्वेश्चन मेरे सामने बच्चों ने भेजा कि सर वो उसने अपने पिताजी का वो बीमार और ये वाला केस, देखो एक और बात समझना, जो व्यक्ति विल प्रूव करता है ना, उसी की ड्यूटी है कि वो पिताजी स्वस्थ थे, है ना, उसका ही बर्डन है पूरा।
सामने वाला कुछ बोले ना बोले उसका मतलब कम है। जिस व्यक्ति को विल प्रूव करना है पहले वो सारी बातें प्रूव करे, वो प्रूव करेगी तभी ठीक थी। तो सामने वाला अगर प्लेंटिफ कुछ बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास बर्डन ही नहीं है। बर्डन तो डिफेंडेंट के पास है कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक थी, स्वास्थ्य ठीक था, होशो आवाज में करा है, ये करा है, वो करा है, सारी बातें उस तरीके से होगी। डाउट प्लीज, कोई डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर, इस बात के ऊपर कि प्लेंटिफ को प्रूव करना था, डिफेंडेंट को प्रूव करना था? क्यों करेगा प्लेंटिफ प्रूव? क्योंकि उसने एलिज करा है। प्लेंटिफ उसके पहले एक बात बोलने कि आई एम द ऑनर, वो ऑनर साबित करेगा, ये उसके ऊपर बर्डन है। अब सामने वाला व्यक्ति बताए कि हाउ यू आर हियर, आप यहां पर कैसे है। क्लियर? अब जो भी आपके डाउट है प्लीज आस्क, है ना। प्रोबेट, ठीक है। प्लेंटिफ, अब देखो प्लेंटिफ कमजोर है ना, प्लेंटिफ कमजोर नहीं है, प्लेंटिफ के पिताजी की प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, ये भी ओपिनियन है कि सर प्लेंटिफ का केस कमजोर है, उसने उसके पास ना पजेशन है, ना कुछ लाया, ना ये ना वो। प्लेंटिफ का केस मजबूत है, उसके फादर से उसको बाय डिफॉल्ट मिली, क्यों लाएगा वो? आप लाओ ना, डिफेंडेंट करे साबित। मतलब किसी भी स्थिति में चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, आप विल के साथ कैसे कर सकते हो कि बिना गवाह के मान लिया जाएगा? साफ साफ लिखा हुआ है कि विल के बारे में जो गवाह आया था उसने एक शब्द नहीं बोला था। इतने क्लियर हिंट देने के बाद क्वेश्चन पेपर के अगर हम उसको डिसमिस करके आते तो सवाल पैदा उठता है। उसके पास ओनरशिप है, अरे उसके पास बाप है, बाप, ही इज हैविंग फादर। विल का तो वो कर रहा है तो वो प्रूव करेगा ना विल। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो किताबों में जजमेंट राइटिंग के बहुत सारे मिस्टेक्स है। सिविल में और दोनों में ही है। क्रिमिनल में जहां एक्विट करना चाहिए कन्विक्ट हो रहा है, कन्विक्ट करना चाहिए एक्विट हो रहा है। मध्य प्रदेश की जुडिशरी की जो कॉपी चेकिंग होती है सीनियर लोग करते हैं, सीनियर एडीजे वगैरह, डीजे वगैरह, वो छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। कई बार किताबों में मतलब बहुत इमेच्योर जजमेंट राइटिंग कई बार है, छोटी छोटी बातों को लिखा रखा है, जो मेन बातें, जो मुद्दे की बातें उसके ऊपर बात भी नहीं करी है। लाइन से जजमेंट है, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आई विल कम विथ एवरीवन, नहीं तो इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना। आज अगर किसी किताब को कोई पढ़ ले और मान ले तो उसका तो कॉन्सेप्ट खराब होगा ना। आज उसका तो विश्वास ही उठ गया एविडेंस एक्ट के 68 से, प्रोविजो से। अब एक बच्चे ने तो यही बोला कि सर एविडेंस एक्ट की तो जरूरत ही नहीं है। बोले इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसमें भी कहां लिखा है, कहां लिखा है कि विल को बिना अटेस्टिंग विटनेस के प्रूव कर सकते हो इजीली। वो तो ये दोनों मर जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि ऐसे ऐसे कर देना, पर जब तक ये दोनों जिंदा है, अवेलेबल है, मौजूद है, लाए जा सकते हैं, तब तक आपका मौन दिक्कत देगा भैया। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस जजमेंट प्लीज? आपके मन में जो भी सवाल हो, मतलब इस डाउट, मतलब कोई भी सवाल हो कि सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों सोचे, वैसा क्यों सोचे। क्लियर है? 2019 फेज 2 का जो हमारा जजमेंट है सिविल का, और मैं बता रहा हूं मैंने ऐसी कॉपियां देखी है जिन्होंने डिग्री करा है 22 नंबर लाए, और ऐसी कॉपियां ज्यादा देखी है जिन्होंने डिसमिस करा है 8-8, 10-10 नंबर लाए हैं। आप खुद पूछ लेना, बहुत सारे परिचित में बहुत सारों ने एग्जाम दिए, वो बता पाएंगे। क्योंकि देखो ये ऐसा कहा जाता है, शायद मैंने भी कभी किसी वीडियो में कहा होगा कि जो जजमेंट आता है वो 50-50 आता है। कई बार तो आप चाहे डिग्री कर दो चाहे डिसमिस कर दो चलता है, क्रिमिनल में चाहे एक्विट कर दो चाहे कन्विक्ट कर दो चलता है। पर जहां पर क्लियरली लॉ की पोजीशन है, जहां पर क्लियर पोजीशन है, वहां पर नहीं चलता है, वहां पर डिस्कशन नहीं है। आप कितनी भी बड़ी रीजनिंग दे दो, इस केस में आपको कोई अधिकार नहीं था डिसमिस करने का, डिग्री ही ओनली सॉल्यूशन है। दिस इज द, और कहीं लिखा हुआ तो आप बता सकते हैं कि सर यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे हो सकता है। देयर मस्ट बी अ रिसर्च। आर्टिकल 65 का लिमिटेशन लगाएंगे सेक्शन 5 एसआर के साथ, या आर्टिकल 64। सर दोनों में अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों का जो ग्राउंड है आप पढ़िए, लास्ट में उसके ग्राउंड मेंशन है कि जो 65 वाला आई थिंक इट इज वो टाइटल को डिसाइड करता है, और 64 है वो पोजीशन एज आई रिमेंबर।
SRR का 34 बिल्कुल ऑनरशिप प्रूव करा रहा है, वो डिक्लेरेशन मांगा है किसी व्यक्ति ने तो 34 डेफिनेटली लगेगा, है ना। डिक्लेरेशन का यहां पर मामला बनेगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये 2019 फेज 2 की प्रॉब्लम थी, है ना। और इस तरीके से आपको किसी भी व्यक्ति को, चाहे मुझे भी क्यों ना हो, जब क्लासेस में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले ओपन टू डिस्कशन आता हूं। पहले घंटे 2 घंटे हम चर्चा करते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं और एक एक चीज के जवाब देते हैं। उसके बाद हम तय करते हैं कि किस तरीके से जजमेंट होगा, एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को कॉपी पेस्ट करके उसकी बात ऐसी कैसी मान ली जाए। और जो आज जजमेंट राइटिंग में कम नंबर का जो रीजन मुझे नजर आता है वो डेफिनेटली यही है कि अंधाधुन कॉपी पेस्ट करा हुआ है। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चा है, बोले कि सर हमने वैसा के वैसा लिखा हुआ है जैसा वहां लिखा हुआ है, अब वहां अगर गलत लिखा है तो आपने भी गलत लिख दिया। मतलब आप कुछ मत करिए, आप प्रैक्टिकल जजमेंट उठा लीजिए मध्य प्रदेश जुडिशरी के और चेक कर लीजिए कितना अंतर है लॉजिक से लेकर हर चीज का। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, कमियां हैं, और ये हमारा भ्रम है कि वो सही है पर वो एक्चुअली गलत है। और अगर नंबर कटते हैं तो फिर इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है कि मध्य प्रदेश जुडिशरी में जजमेंट राइटिंग में नंबर नहीं दिए जा रहे। हाँ ठीक है भैया, फॉर्मेट के पहले देते थे, बंद कर दिए, नहीं देंगे। लॉजिक के देंगे, लॉजिक दे दो, रीजन के देंगे, रीजन दे दो। आप बता दो कोई चीज क्यों कर रहे हो। जैसे कुछ जजमेंट ऐसे है जहां पर है 50-50, आपको विथ रीजन आप एक्विट कर दो, विथ रीजन आप कन्विट कर दो, विथ रीजन आप डिग्री कर दो, विथ रीजन आप डिसमिस कर दो। कुछ जगह ऐसा स्कोप है, कुछ जगह नहीं है। क्रिमिनल में कुछ सेक्शंस क्लियर है कि वहां पर आप कन्विक्शन कर ही नहीं सकते, आपको एक्विटी करना है। अगर आप वहां पर भी कन्विक्शन कराओ तो फिर तो नंबर कटेंगे, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक सिद्धांत, बेसिक मूल्यों को अगर हम दरकिनार कर देंगे और अपने हिसाब से जजमेंट लिख देंगे तो नंबर में डिफरेंस तो आएगा, समस्या तो आएगी।